मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सुनिए जोई की ये दर्दनाक कहानी। मेरी शादी वसीम चौधरी से हुई। वसीम चौधरी बड़ा ही रुबाब वाला और गुस्से वाला था, इसलिए मैं डर रही थी कि कहीं वो मेरी सच्चाई ना जाने। ये सोचकर मेरा सहम सहम कर वक्त गुजर रहा था और अब वह वक्त आ गया था जब मेरा सामना मेरे शौहर वसीम चौधरी से होना था। मेरा दिल बुरी तरीके से धड़क रहा था कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई तो दुनिया वाले एक तरफ, मैंने तो अपने घर वालों से भी छुपा रखी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मेरा शरीर कांपने लगा। वसीम चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसका इस तरह देखने से डर लग रहा था। वसीम मेरे सामने आकर बैठकर मेरा घूंघट उठाए और मेरी तारीफ़ें करने लगे। मैं उस वक़्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने के बजाय डर से काँप रही थी। वसीम मेरी तरफ बढ़ने लगे और मुझे डर लग रहा था। हालांकि वसीम मुझे पहले भी देख चुके थे क्योंकि हमारा निकाह 3 महीने पहले हुआ था। हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की की विदाई बाद में की जाती है। निकाह के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे। मैं शर्माई हुई थी, सबकी छेड़छाड़ सुन रही थी। वसीम को मैंने तब बस एक ही झलक देखा था। वो गबरू जवान, मैं उन्हें देखते ही उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। उन्हें देखकर मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन आज हालत वही रहती तो यकीनन मैं भी आज शर्माती और धड़कते हुए दिल से ये तारीफ़ें कबूल कर रही होती। मगर 1.5 महीने पहले जो मेरे साथ हादसा हुआ उसने मेरी दुनिया हिला दी थी। मेरा दिल अब जीने का ही नहीं कर रहा था। मैं हर पल खौफ से गुजारती। आज यहाँ पहुँची तो और आज मैं पूरे हक से उनके पास आई थी तो मेरा दिल धड़क रहा था। वसीम मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे उनकी नज़रें अजीब सी महसूस हो रही थी। जब उन्हें लगा कि मैं घबरा रही हूँ तो वह पीछे हट गए। मैं उनके पीछे हटने पर सहम गई। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बातें कह दी जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा उन्हें मेरा राज पता चल गया है। मेरी वह हकीकत जो मैं उनसे छुपा रही थी शायद वो जान गए थे। मगर मुझे हैरानी तब हुई जब उन्होंने सर झटक दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और शायद तुम भी थक गई हो। तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। वो मुझे कहते हुए सो गए थे और मैं अपनी जगह चुप बैठी रह गई। अजीब इंसान था, उसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी। फिर मेरा दिल बहुत भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदली और बिस्तर पर लेट गई, मगर मेरे दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि पहली ही रात वसीम ने मुझे छूने की बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। मैं पूरी रात इसी बात को सोचती रह गई थी। अगले दिन मैं बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। आज भी सबने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। शादी के हार श्रृंगार ने मेरी खूबसूरती को बढ़ा दिया था। मुझे यकीन था आज वसीम मुझे देखकर खुद को हक जताने से रोक नहीं पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वह मुझे सराहें और अपना हक हासिल करें। आज ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। वसीम कमरे में आए और आज उनका मिजाज भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मगर मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब वसीम ने आज रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और ख़ुद भी सो गया। मैं सदमे में बैठी रह गई। क्या मुझ में इतनी भी कशिश नहीं थी कि वसीम मेरी तरफ मुतासिर होता? मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे दिल में डर था कि कहीं वसीम के सामने मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से वसीम का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में डाल रहा था। वसीम बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार से पेश आते, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी। मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझे
फिर से अपने साथ हुए हादसे की बुरे सपने रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती थी। तीसरा महीना शुरू हुआ, मेरा शरीर बदलने लगा और मुझे ये डर था, मैं चाहती थी कि इस वक्त से पहले वसीम और मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था। और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। हमेशा टेंशन में रहने की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो वसीम मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे चेक करके वही कहा जिसका मुझे डर था। वह बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे पेट से हुए 3 महीना हो चुका था। मैं सदमे में जा चुकी थी। अब यकीनन वसीम मुझे तलाक दे देंगे और कोई भी इंसान यही करता। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रो, मगर मेरा शरीर बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर वसीम से बता रही थी कि किसी टेंशन की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की ज़रूरत है। वे नहीं जानती थी कि ये किसका बच्चा है। मेरी आंखों के सामने 3 महीने पहले गुजरे हुए हादसा किसी फिल्म की तरह चल रही थी। विदाई से पहले अपने निकाह के 1 महीने बाद मैं एग्ज़ाम देने यूनिवर्सिटी जा रही थी कि मुझे 2 नौजवानों ने पकड़ लिया था। मैं उस वक़्त सुनसान जगह पर थी। मेरी चीख पुकार से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और लड़के वही करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फ़ायदा उठा लिए। मैंने उन सब के सामने हाथ जोड़ी और उन्हें रोका, मगर वो बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ दबा दी गई। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, ना मैं ज़्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था, एक लड़का जिसने मेरे साथ गलत किया था वह मास्क लगाया हुआ था और उसके शर्ट पर भी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, मगर ये सबूत बाद में तलाश करने पर नहीं दिखे थे। उस वक़्त सदमे में कुछ देर तो वही पड़ी रही थी। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, मगर ना मरी। तभी मैं अपनी जान ले लेना चाहती थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे उसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जहाँ से वह मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती रोती रोती घर पहुँची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया था। रातों को मैं डर जाती थी। मुझे सपने में वे दोनों नज़र आते थे। मैं रातों रात जागी रह जाती थी, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। घर वाले मेरे बहुत ख्याल रखते थे और 1 हफ्ते बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली। फिर धीरे धीरे मैं संभलने लगी थी। जो मेरे साथ हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता मैं उस तकलीफ़ से निकलने लगी। मैंने घर वालों से वह बात छुपा रखी थी और ख़ुद को संभाल लिया, मगर कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत में बदलाव महसूस होने लगी। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उल्टियाँ आने लगती थी। मैं डर गई कि ये सब उस दिन का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप यूनिवर्सिटी से लेडी डॉक्टर के पास गई और चेकअप करवाकर खुदा से दुआ की कि ऐसा ना हो जिसका मुझे खौफ है, मगर शायद खुदा को यही मंजूर था। मेरी रिपोर्ट में यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत रोई और सजदे में गिरकर खुदा से गुहार लगाने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किसको अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरे इस हालत का कौन गवाह बनेगा। मैं जानती थी मुझे ही गलत समझा जाता। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में अम्मी अब्बा दोनों बूढ़े थे और छोटी बहन नासमझ थी, इसीलिए मेरी हालत को बीमार समझ लिया गया था। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। फिर विदाई का हल्ला उठा तो मैं सहम सी गई थी। क्या वसीम मुझ पर यकीन करता? कभी नहीं।
वो मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं हर किसी में बदकिरदार मशहूर हो जाती। जब विदाई हुई तो मैंने सोचा था कि विदाई के बाद वसीम से कह देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा पैदा होता तो उसे 7 महीने का साबित करके ये मामला दबा देती। मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था, क्योंकि वसीम मुझसे मोहब्बत के दावे करके, मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासला बना रहे थे। अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। मैं जानती थी वसीम घर जाकर मुझे बुरा भला कहेगा और बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे तलाक दे देगा। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुन के भी वह खामोश थे। ऐसा कहाँ पॉसिबल था। मैं परेशान थी। मुझे उनकी खामोशी पे हैरत हो रही थी और दिन ब दिन मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। मुझे यकीन होने लगा कि जिस मोहब्बत के दावे करते थे शायद वो सच्ची है। वक्त गुजरता जा रहा था और वो मेरा हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फ्रूट लाते, दूध भी अपने हाथों से पिलाते। मैं इन सब को उनकी मोहब्बत समझती रही, मगर फिर कभी कभी मुझे उन पर बहुत हैरत होती थी कि सच जानते हुए भी ये मेरे साथ इतने रहमदिली से कैसे और क्यों पेश आते हैं। लेकिन फिर मैं ये सब सोचकर खुद को ये कहकर समझा लेती कि शायद वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। उस दौरान मैंने सारा वक्त सुकून से गुजारा था। शादी के 7 महीने बाद एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था और मैं सोच रही थी इसकी किस्मत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो ये था कि मुझे भी इस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो रहा था, मगर वसीम ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया था और इस बच्चे को वो इस कदर मोहब्बत करते जैसे ये उनका खुद का बच्चा हो। मैं उनकी मोहब्बत और उस बच्चे के साथ देख देख कर पागल होने लगी थी। वह बच्चा कभी दूध देर से मिलने पर रो पड़ता तो वह मुझसे नाराज़ हो जाते थे और उसे उठाकर प्यार करते, बहलाते और चुप करवाते थे। यही सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और एक दिन मैं वसीम से लड़ पड़ी। मैंने उन्हें कहा कि आप इतना चुप क्यों हैं? मुझसे कभी सवाल क्यों नहीं किया? वो पहले मुझे और फिर मेरे बच्चे को इतना प्यार कैसे दे सकते हो? मैं चीख पड़ी। मुझे इनका ख्याल रखना और हमें प्यार देना उलझा रहा था। मेरे लड़ने पर वो खामोश नज़रों से मुझे देखने लगे, मगर मुझे जवाब नहीं दिया। पहले दिन उन्होंने मेरे भरे भरे शरीर को देखकर हैरत का इजहार किया था। मैंने उस वक्त बहाना बना दिया था कि मैं तन्हा बैठकर खाने लगी हूँ, इसीलिए मोटी हो रही हूँ। तब मुझे उनकी सवालिया नज़रों पर हैरत हुई थी। तभी मेरे बस तो महीना हुआ था और मुझ में इतना बदलाव नहीं आया था कि कोई पहचान सकता। मैं रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पहले दिन मुझ पर शक नहीं हुआ था जब उन्हें मेरे शरीर में बदलाव महसूस हुआ था। तो वो बोले कि हाँ, मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे उनके जवाब पर झटका लगा। मेरा सर अब चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि वसीम एक अजीब किस्म के आदमी हैं। वो जानते थे और उन्होंने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों और कब हुआ। जानने की कोशिश तक नहीं की कि मेरे साथ क्या हुआ या फिर मैंने उनके साथ बेवफाई की है। मेरे झगड़ने पर वो बोले कि मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ। वो शांत थे। अब मुझे भी उनके इस रवैये की वजह जाननी थी और मैं इतना तो समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिसने उन्हें इतना अजीब बना दिया था। उस दिन उन्होंने जो सच्चाई बताई वो मुझे अंदर तक हिला कर रखती थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ के साथ इसी तरह गलत हुआ था और जब उनकी शादी हुई तो वो माँ बनने वाली थी। उन्होंने मेरे बाप को नहीं बताया, बल्कि
अपने अंदर दबा कर रखा और विदा होकर आ गई। जब सुहाग रात में मेरे बाप को ये हकीकत पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को बदकिरदारी के ताने दिए और बहुत ज़्यादा जुल्म भी किया, मगर वो मेरी माँ को छोड़े नहीं। मेरी माँ को अपनाए रखा, रिश्ता कायम किया, मगर बस इतना ही रहम कर पाए, इससे ज़्यादा नहीं कर पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ गलत हुआ था और उनका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे बाप के तानों और डांट फटकार सुनती रही। फिर मैं पैदा हुआ। मैं बिन बाप का बच्चा था और मेरी परवरिश बाकी बच्चों की तरह नहीं किया था। बस उन्होंने मुझे बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया, मुझे घर में रखा, पढ़ाया लिखाया। मगर एक फ़र्क रह गया था, क्योंकि मैं नाजायज़ बच्चा था। मुझे अपनी माँ के शौहर से सगे बाप की मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ थी, मगर माँ बाप का पूरा प्यार कभी नहीं मिला था। फिर मेरे भाई बहन भी पैदा हुए। वो मेरे बाप के अपने बच्चे थे, मेरे बाप की सगी औलादें थी, इसलिए उनकी परवरिश अलग हुई थी। उन्हें मेरे बाप ने बहुत मोहब्बत दिया था। मैं ये फ़र्क देखकर बड़ा हो रहा था और मेरे साथ जुल्म किया जा रहा था। मेरे अंदर बुराइयां फैलने लगी और अम्मी अब्बा के ख़िलाफ़ जहर भर गया था। बस अपनी माँ से गिला था कि जब शादी से पहले उनके साथ ज़्यादती हुई तो उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। उन्हें बताकर उनको फ़ैसले का हक देती। मेरे नज़र में मेरी माँ के शौहर का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ ने सच्चाई छुपाकर उनके साथ गलत किया था। उनकी मैं बात की हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि उसने ऐसी औरत को अपनाया, रिश्ता ख़त्म नहीं किया और बिन बाप के बेटे को भी अपना नाम दिया। और मुझे यकीन है कि अगर शादी से पहले मेरी माँ अपनी हकीकत बता देती, वो कभी मेरी माँ को नहीं छोड़ता। उसे खुशी होती कि ये फ़ैसला उसने अपनी मर्ज़ी से किया है। वसीम बोल रहे थे और मैं पत्थर की तरह बन चुकी थी। मैंने वसीम की माँ की किस्मत पाई थी। मैं समझ चुकी थी वसीम की खामोशी का राज, और यही बात थी जिसकी वजह से उन्हें शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चला तो लड़ने या मारने के बजाय दिल से अपना लिया। वसीम ने मेरे तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया। मतलब क्या तुम इस सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी लड़के से रिश्ता था? मैं उनके सवाल पर तड़प उठी। मैंने जल्दी से नहीं में सर हिलाकर इनकार किया और उन्हें भरोसा दिलाने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा मैं बेकसूर हूँ। मैं वो दोनों आदमी को नहीं जानती, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं पाकीज़ा हूँ। मेरा कभी किसी गैर मर्द के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा था। मैंने अपने दिल में किसी को रखा था तो वो आप है। वसीम मेरे भरोसा दिलाने पर वसीम बोले, जब ऐसा था तो क्यों छुपाया मुझसे? क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था? तुम तो खुद ही मजबूर थी। क्यों खुद को सताती रही? किस बात से डरती थी? क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी दोहराई? मैं उनके सवाल पर निढाल सी हो गई। मैं उन्हें क्या बताती? औरत सिर्फ इल्ज़ाम से डरती है। मुझे भी यही डर था कि मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं उनको क्या बताती। आज के ज़माने में ऐसे मर्द तो बहुत कम रह गए हैं। लोग तो झूठे इल्ज़ाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर मैं तो खुद पर वह सब झेल चुकी थी। मैंने उनकी ज़िद पर कहा कि मुझे क्या खबर थी कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे या नहीं। अगर शादी की रात सवाल कर देते तो मैं खुद सब कुछ बता देती, कुछ भी नहीं छुपाती। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि आप इतने अच्छे हैं तो मैं खुद को इतना तकलीफ़ क्यों देती। मेरे रोने पर वसीम ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा कि अब याद रखना ज़ोई, मुझे तुम पर यकीन है और अब ज़्यादा मत सोचना। मैंने प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखा। मेरा दिल उनकी मोहब्बत पर खुशी से भड़क उठा था।
आज सब कुछ खुल चुका है। मुझे लग रहा था कि आज हम दोनों ने अपनी हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है, मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सी सच्चाई को नहीं जानती थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी था। अब इन सब से बेखबर खुश हो गई थी। मेरी ज़िंदगी वसीम के वजह से अच्छी और पुरसुकून गुजरने लगी थी। अब मेरा यकीन उन पर कुछ ऐसा कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात उन्हें बता देती थी। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ दिन बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। इस बार ये फ़र्क था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी, पर वसीम के बर्ताव में तो कभी बदलाव आया ही नहीं था। इस बार भी वो वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसा पहले रखा था। वो मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करने देते थे। मैं उनसे छुप कर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती, वरना उन्होंने काम वाली रख ली थी। काम वाली मेरे बेटे को संभाले बैठी थी, तो मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से कुछ सामान निकाल लूँ। वो सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद ज़रूरत पड़ी थी। जब वह बड़ा हुआ तो वसीम ने सब स्टोर रूम में रख दिया था। मुझे सिर्फ 1 महीना बाकी था। मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूँ। स्टोर की लाइट ऑन की, पुरानी बॉक्स खोलकर सारा सामान निकाल रही थी, तो मुझे बॉक्स के एक कोने में एक बहुत पुराना संदूक मिला। मैंने भी वह संदूक सामान में रखा और काम वाली को बुलाकर वह सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। वो मेरे कहने पर सामान ले जाकर कमरे में रख दी। मैं सामान निकाल कर देख रही थी। मेरे सामने वो पुराना संदूक आ गया। मैंने उस संदूक को खोला। उसमें से जो सामान निकला उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। सर से पांव तक कांप गई थी। मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है? वसीम एक अच्छा इंसान था, फिर मेरे सामने उसका पड़ा ये सामान उसका कौन सा पहलू दिखा रहा था। वसीम घर आया तो मैंने उसका कॉलर पकड़कर वह काला शर्ट और काला मास्क उसके मुंह पर फेंक दिया कि मेरे साथ गलत करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर था। मैं उस आदमी पर चिल्ला रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसी तकलीफ़ क्यों दी। वसीम ने मेरा हाथ कॉलर से झटक कर हटाया और बोले कि तुम मेरे निकाह में थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। उनकी बात पर मुझे धक्का सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए इस इंसान ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी। वसीम की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आने लगा। मैंने तकलीफ़ों में गुजारा था। अगर मुझे उनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं तो सारी ज़िंदगी ऐसी ही गमगीन होकर गुजारती। मुझे वसीम से अब नफ़रत हो गई थी। दिल कर रहा था मैं उसका घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बेटे ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं उस मासूम को गले से लगाकर रोने लगी और सोचने लगी कि कितनी नफ़रत मैंने इस मासूम से की। ओह, मुझे खुद पर ही शर्म और गुस्सा दोनों आ रहा था। मुझे वसीम से नफ़रत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह एक शक्की इंसान था और कुछ नहीं था। उसके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से उसका बचपन गुजरा था, उन सब हालात ने उसे दिमागी मरीज बना दिया था। मैं उसके बचपन के हालात को सोच रही थी। अगर मैं उन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इसी तरह से बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वह हादसा हुआ था तब से मेरा भी दिमागी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। अगर मुझे हकीकत मालूम ना होती तो आज तक मैं उसी गम में रहती। मैं बहुत रो रही थी। मैं जिस आदमी को अच्छा समझती रही, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वह खुद था, और मैं आज भी पहले की तरह बेबस थी और उसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं
उसके बच्चों की माँ थी। अपने बच्चों को छोड़कर मैं उनके बाप के जैसा नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए मजबूरन मुझे वसीम के घर में ही रहना पड़ा। लेकिन मैं वसीम को कभी माफ़ नहीं कर पाई। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग हमारे सीने में बिना कफन के दफन हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।